आइए देखते हैं चार्ज के यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज एक तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए वो Q इजिकल टू होता है N इंटू ई। ठीक है, जहाँ से आप N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Q के लिए फॉर्मूला होता है, और जिस फंडामेंटल क्वांटिटी से ये बना होता है वो होता है Q इजिकल टू I इंटू टी होता है, करेंट इंटू टाइम। ठीक है, इस तरह से ये फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, तो फंडामेंटल से बना होता है, इसके कारण चार्ज क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो आपका इस स्थिति में हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। एस आई डिराइव्ड यूनिट, एस आई यूनिट हम लिख सकते हैं, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड कूलम, इसी को बोलते हैं हम लोग कूलम। तो एक कूलम को हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर सेकेंड। यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। तो ये आपका एम्पियर सेकेंड आपका कूलम के लिए होता है। अब इसके हम लोग सीजीएस यूनिट के बारे में जानते हैं। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो आपका सीजीएस यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये होता है आपका ESU और दूसरा होता है EMU। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो देख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू आपका होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज। और इसी एक कूलम के बराबर EMU में कितना होता है, तो वही वैल्यू होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज। तो इसको एक कूलम को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 EMU कहिए या AB कूलम भी कहिए। ठीक है, तो ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया। अभी दोनों के बीच जो रिलेशन होगा, वैसे हम प्रैक्टिकल यूनिट की अगर बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट, तो वो हो जाएगा आपका एम्पियर आवर। ठीक है, चार्ज का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो आपका एम्पियर आवर होता है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर, जिसका वैल्यू जो होता है वो 3600 कूलम होता है। दूसरा जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, अदर प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है, अदर प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है ऑफ चार्ज आर फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। ESU चार्ज को दूसरा हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक कूलम। ESU को स्टैटिक कूलम भी बोला जाता है और फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, जो कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज का सबसे जो छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो फ्रैंकलिन होता है, यानी ESU होता है। और जो लार्जेस्ट जो चार्ज होता है वो हमारा आपका फैराडे होता है, जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो फैराडे होता है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, इसी को बोलते हैं स्टैटिक कूलम, स्टैटिक कूलम भी बोलते हैं या फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ये ESU को बोला जाता है। उसी तरह ये जो होता है आपका लार्जेस्ट यूनिट होता है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन इज द
फ्रैंकलिन इज द, तो फ्रैंकलिन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। वहीं आपका फैराडे जो होता है इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 ESU और EMU के बीच जो रिलेशन होता है वो आपका 1 ESU बाई 1 EMU होता है आपका 1/3 इंटू 10⁻10 या EMU बाई ESU 3 इंटू 10⁻10। तो ये जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो CS वैल्यू होता है, स्पीड ऑफ लाइट का जो CS वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर में होता है आपका 3 इंटू 10⁻8 आपका मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस इसको थॉमस ब्राउन ने दिया था, थॉमस ब्राउन। और ये जो होता है 3 तरह से होता है, ठीक है। एक होता है चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई रबिंग, यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल को एक दूसरे से रबिंग करा करके हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और तीसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई रबिंग में क्या होता है कि दो डिफरेंट मटेरियल को, अनचार्ज डिफरेंट मटेरियल को हम लोग जब रबिंग कराते हैं तो वो दोनों अपोजिट नेचर चार्ज से क्या होता है, चार्ज हो जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लास रॉड है, ये कोई ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के साथ अगर रगड़ते हैं, सिल्क, रेशम जिसको बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए ये सिल्क है और ये ग्लास है आपका और ये आपका सिल्क है, अगर तो दोनों को जब हम रबिंग कराएंगे तो ग्लास पे जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सिल्क पे। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एक होता है, जिसमें दो डिफरेंट मटेरियल को रगड़ने से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है वो आपका सीरीज बताता है। उसी तरह चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए पहले से कोई चार्ज बड़ी है, पहले से हमारे पास कोई चार्ज बड़ी अवेलेबल है और ये चार्ज बड़ी मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, और इस चार्ज बड़ी को किसी अनचार्ज बड़ी से अगर हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, किसी अनचार्ज बड़ी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जैसे ये मेटालिक कॉन्टैक्ट लाइए, चाहे इसको टच कराइए या मेटालिक वायर से कॉन्टैक्ट में लाइए, तो ये चार्ज क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने के चलते इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें से पॉजिटिव उतना कम हो जाएगा। यानी कि कंडक्शन में क्या होता है कि इक्वली चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब होता है सेम नेचर का चार्ज इस पर भी प्रोड्यूस होगा और अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो आपका इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे इंडक्शन के बाद जब क्यू है, बाद में क्यू डैश जो होगा, इस पर जो क्यू डैश हो जाएगा वो क्यू डैश जो होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस पर जो चार्ज क्यू डैश प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जितना चार्ज इसमें से निकला है वो चार्ज जो है आपका इसमें कम हो जाएगा उतना, यानी कि इस पर रिमेनिंग जो चार्ज होगा क्यू माइनस क्यू डैश हो जाएगा, और जो चार्ज इसमें से घटा है वो चार्ज इस पर जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज बी पे, बड़ी बी पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और वो क्यू डैश होगा जितना चार्ज ए में से घटेगा। तो इस तरह से आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन हो जाएगा। और इस केसेस में जो हमारा फॉर्मूला चलता है वो Q बराबर एनी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई चार्ज बड़ी को किसी अनचार्ज बड़ी के नज़दीक जब लाते हैं, उसके नज़दीक लाकर रखते हैं, तो क्या होता है कि अनचार्ज बड़ी उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये कोई चार्ज बड़ी है, सपोज दैट हम लोग अगर बात करें, ये पहले से कोई चार्ज बड़ी है और ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लेते हैं, और किसी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ला कर रखते हैं, तो ये क्या होगा कि इस पर जो
अपोजिट जो इसके फ्रंट वाला जो फेस है, इस पे जो होगा अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और अपोजिट फेस पे क्या होता है, सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, क्योंकि नेट चार्ज इस पर क्या है, क्यू नेट इसका जीरो है, क्यू नेट जीरो है अभी भी, क्योंकि संपर्क में नहीं लाया गया है, ये अलग से ही ये इंड्यूस्ड हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, जिसके चलते ये मान लीजिए एपियर होकर के सरफेस पे आ गया है, और दूसरे साइड में पॉजिटिव के कारण जो प्रोटॉन्स होता है, या जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपका अपोजिट फेस पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्यू नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन इसका पोटेंशियल यहाँ पर बना रहेगा। हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ेंगे कि निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर तो नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन इसका चार्ज रहने के कारण पोटेंशियल का इफेक्ट जो होगा वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं, मान लीजिए आपका ये ए है और ये बी है, जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं, ये बी बड़ी है, जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं तो पॉजिटिव साइड वाला जो फेस है उसको अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थ से प्रोवाइड हो जाता है, जिसके चलते ये न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो आपका, अब इस स्थिति में इस पर जो नेट होगा चार्ज वो निगेटिव रह जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बच जाएगा, जिसके चलते नेट चार्ज क्या होगा, निगेटिव रह जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, इसका पॉजिटिव मिल करके नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब अर्थिंग इसको हटाएंगे तो फाइनली क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अगला स्टेप में अगर हम देखें कि ए बड़ी है, ए बड़ी है, और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा एक बॉडी है बी, इसी बॉडी को हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके तरफ खिंचा कर बना, मतलब उसके तरफ खिंचाया हुआ रहेगा, क्योंकि फोर्स लगा रहा है इस पर, और अर्थिंग को हम लोग हटा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू जो नेट होगा वो अभी भी निगेटिव रहेगा, और पोटेंशियल भी आपका जीरो रहेगा। ठीक है, और अब इस बॉडी को जैसे ही हटाएंगे, फाइनली जब ये बॉडी को हटा देंगे तो ये पूरी तरह से निगेटिव चार्ज इक्वली रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा जो बॉडी होगा, उस स्थिति में जो हमारा चार्ज बॉडी जो होगा वो पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बी बॉडी पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी क्यू जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल भी आपका निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी हट गया तो इस पर जो निगेटिव है, निगेटिव का निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो जरूरी नहीं है कि जितना चार्ज ए पर है उतना ही चार्ज इस पर होगा, जरूरी नहीं है, मेटल के केसेस में हो सकता है, दूसरे डिफरेंट मटेरियल में चार्ज जरूरी नहीं है उसके इक्वल होगा, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो वो भी इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो बॉडी था ए, ये क्या है, इस पे जो चार्ज पहले से मौजूद था, और ये बॉडी था, इसके कारण जो इंड्यूस्ड हुआ है निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी, जो दूसरे को क्या करने के लिए आया है, चार्ज करने के लिए, तो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज। और ये जो चार्ज जो होने के लिए आया है वो इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्ज बॉडी। तो अगर ये क्यू है मान लेते हैं, तो इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू डैश अगर मान लें, तो ये जो चार्ज का इक्वेशन होगा इससे कुछ पॉइंट्स निकल के बाहर आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी जो होता है, इंड्यूसिंग बॉडी जो होता है, इंड्यूसिंग बॉडी जो ये अपना चार्ज ना ही तो लॉस करता है ना ही गेन करता है, मतलब हुआ इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लॉस चार्ज, ना ही अपना चार्ज को गेन करता है ना ही लॉस करता है, कौन, तो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें कि द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज जो होगा वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी के अपोजिट होता है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, इस पे माइनस है तो इस पे प्लस आएगा। द नेचर ऑफ लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑलवेज opposite to that of inducing charge, inducing charge। और इसका जो वैल्यू होता है वो या तो कम होगा और नहीं तो इक्वल हो सकता है, किसके, इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो सकता है, जब मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर
और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, बट नेवर ग्रेटर। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो निकाला जा सकता है, क्यू डैश का जो वैल्यू होगा वो माइनस क्यू, यानी कि ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज है, इंटू 1 माइनस 1/k होता है। के क्या है? तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे होगा। यानी कि अभी जो हम लोग इक्वेशन देखे हैं इंड्यूस चार्ज के लिए, क्यू डैश का वैल्यू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1/k होता है, वेयर आपका के क्या है? तो के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसका नाम दिया जा सकता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इस के का वैल्यू इनफाइनाइट जो होता है वो फॉर मेटल के लिए, और 1 जो होता है वो आपका एयर या वैक्यूम के लिए होता है। ठीक है, तो अगर मेटल का केस हो, इन केस ऑफ मेटल जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो के का मान यहाँ पर 1 रख इनफाइनाइट रखते हैं, तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1 होगा, यानी कि माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों पर चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। यानी कि ए पर पहले से अगर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही चार्ज आपका बी पर भी होगा, यानी अपोजिट नेचर का जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। इस पर क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये इंड्यूसिंग चार्ज होगा, ये इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। ये मेटल का केस है। ठीक है, इंडक्शन का जो घटना है वो बॉडीज के लिए होता है, पार्टिकल्स के लिए नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज। अब वो बॉडी या तो कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, लेकिन पार्टिकल नहीं हो सकता है, एंड नॉट इन पार्टिकल। ये पार्टिकल में इंडक्शन का घटना नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडक्शन होने के लिए बॉडी का साइज होना चाहिए जिसपे चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, जिसके कारण से इंडक्शन का फिनोमेना हम लोग देख सकते हैं। पार्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता है। एक और पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि चार्ज होता है वो आपका डिटेक्ट या मेजर किया जा सकता है। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड और एंड मेजर्ड with the help of गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या दूसरा हो सकता है आपका इलेक्ट्रोमीटर, या अगला हो सकता है वोल्टामीटर, उसके द्वारा भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी होता है, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह नाम सुने होंगे, उसी से रिलेटेड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये आगे भी पढ़ना है, बीटेक वगैरह में भी इसको पढ़ना रहता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो इसके द्वारा चार्ज को मेजर किया जा सकता है। अब हम लोग कवर करेंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसका पहला पॉइंट होगा, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका दो टाइप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है चार्ज हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है? बाई रबिंग। तो चार्ज उसमें प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफर होता है बाई कॉन्टैक्ट, कंडक्शन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉडी है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, इसको अगर हम लोग मेटालिक वायर से, मेटालिक कॉन्टैक्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, मेटालिक कॉन्टैक्ट जब होगा तो ये बी बॉडी जो होगा वो भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बी पॉजिटिव सेम चार्ज से चार्ज हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में कभी भी टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कुछ चार्ज इस पे होगा, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, वो एक ही कंडीशन है, जब इस चार्ज बॉडी को, ठीक है, किसी मेटल कंडक्टर जो हॉलो स्फीयर शेप में होगा उससे अगर इसको कवर कर देंगे और मेटालिक वायर से अगर उसको कनेक्ट कर देंगे तो वो मेटल स्फीयर क्या होगा, चार्ज पूरी से पूरी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर ये मेटल, कोई मेटल है और इस पे चार्ज है, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस मेटल को अगर हम लोग किसी मेटालिक हॉलो स्फीयर से अगर कवर कर दें, ये मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, इसको कवर कर देंगे और एक वायर से अगर जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज इस बॉडी से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा। एक ही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि चार्ज हमेशा मेटल में क्या होता है, आउटर सरफेस पे क्या होता है, रिसाइड्स कर जाता है। चार्ज का अगला प्रॉपर्टी चाहिए, आउटर सरफेस पे क्या होता है, रिसाइड करता है। तो जब मेटल के इन साइड में जो भी चार्ज होगा वो सारे के सारे मूव करके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। यानी चार्ज मेटल में क्या होता है, मूवेबल होता है, तो मूव करके सारे के सारे सरफेस पे आ जाएगा। इन साइड में नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। यानी कि मेटल कंडक्टर के अंदर में जो चार्ज होता है वो इन साइड में वो जीरो होता है, नो नेट चार्ज एग्जिस्ट इन साइड द कंडक्टर, मेटल कंडक्टर। टोटल चार्ज रिसाइड करता है कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस पे अपीयर हो जाता है। इस सिचुएशन में ही हम लोग क्या करा सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टोटल चार्ज ट्रांसफर करा सकते हैं। और इस तरह का जब सिचुएशन होगा तो कभी भी टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट ट्रांसफर होगा और कुछ पार्ट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू था अब इस पे क्यू डैश आ गया, तो अब ए पर जो चार्ज होगा, ए बॉडी पे जो चार्ज बचेगा वो इतना हम अगर माइनस कर देंगे वो चार्ज आपका रिमेनिंग हो जाएगा, और बी पर जो चार्ज आएगा वो क्यू डैश रहेगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि चार्ज कभी भी अगर एग्जिस्ट करेगा तो किसी बॉडी पर ही, बिना मास का कोई भी चार्ज कहीं भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मास है तो उस पर चार्ज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई बॉडी अगर चार्ज है तो मास होना जरूरी है, लेकिन मास है तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज होगा ही, लेकिन जब भी चार्ज होगा तो मास के साथ ही होगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass but mass can exist without charge, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं फोटोन और न्यूट्रिनो, फोटोन एंड न्यूट्रिनो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है आपका, न्यूट्रिनो ये जो न्यूट्रिनो है और फोटोन है इसके पास मास नहीं होता है, नो मास, रेस्ट मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो फोटोन यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल होता है वो आपका रेस्ट में मास कैरी नहीं करता है, नो रेस्ट मास, ठीक है। तो जब मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, तो इस पे चार्ज भी नहीं होता है, सब न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कैन नेवर हैव चार्ज, कैन नेवर चार्ज, ठीक है। वहीं जो हम लोग बीटा रेस की बात करें, बीटा रेस या कैनाल रेस या कॉस्मिक रेस भी हम देख सकते हैं, कॉस्मिक रेस, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि इस पे चार्ज होता है और जब चार्ज होता है तो इस पे मास भी होता है, तो लिख सकते हैं विच कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, so it has charge and mass, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एग्जांपल में हम देख सकते हैं आपका फोटॉन्स और न्यूट्रिनो हैव नो रेस्ट मास, कैन नेवर हैव ए चार्ज, जब मास नहीं होता है तो चार्ज भी नहीं होता है। वहीं बीटा रेस की अगर बात करें या कैनाल रेस की बात करें, कॉस्मिक रेस की बात करें, तो ये सारा के सारा रेस जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में।
इस कारण से ये क्या होता है, इसके पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब क्या हुआ, तो चार्ज किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा, डिस्क्रीट वैल्यू या एनी वैल्यू, वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। यानी कि हम लिख सकते हैं द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी is equal to whole number multiple of electronic charge E, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज कॉल्ड या एंड E इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी चार्ज का क्वांटम यही होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी जितना भी चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो इसी का मल्टीपल में होगा, किसके, तो होल नंबर मल्टीपल में होगा, होल नंबर मल्टीपल में होगा, क्वांटम ऑफ चार्ज। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि किसी बॉडी पे अगर क्यू चार्ज है तो ये क्यू चार्ज प्लस माइनस एन ही होगा, ठीक है। एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिसका वैल्यू होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका कुछ भी हो सकता है वैल्यू। और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो हम जानते ही हैं। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें होल नंबर की जगह पे आपका इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है ना। होल नंबर इंटीजर मल्टीपल या इंटेग्रल मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। होल नंबर इंटेग्रल मल्टीपल भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका 2/3 फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, वो ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के इधर उधर ट्रांसफर होने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो चार्ज बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज कंजर्व होता है, मतलब हम कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it only transferred from one body to another body, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, इधर से कोई गामा रेस अगर हम लोग इस पर देते, गामा रेस का अगर बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस पे, तो आपका क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बाहर आता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बाहर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स बाहर आता है, यानी कि गामा रे जो होता है वो एच फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में हम लोग क्या किए हैं, गामा रेस का बम्बार्डिंग किए हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आपका बाहर आया। तो इनिशियली अगर हम देख सकते हैं गामा पे क्या होता है, चार्ज भी जीरो, मास भी जीरो। तो यहाँ पे इनिशियली चार्ज क्या है, जीरो है। यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या देख सकते हैं, फाइनली इलेक्ट्रॉन पे माइनस और पॉजिट्रॉन पे प्लस, दोनों मिलकर क्या चार्ज दे देगा, आपका नेट चार्ज क्या दे देगा, जीरो दे देगा, ठीक है। नेट चार्ज क्या दे देगा, जीरो। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर प्रोडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे चार्ज देख सकते हैं कि चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो हो गया। उसी तरह अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग क्या करते हैं, जब मिलाते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स को, तो यहाँ से क्या होता है ना कि आपका वेव बाहर आ जाता है एनर्जी के रूप में, ठीक है, एच फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो फाइनली वेव का एनर्जी क्या होता है, फाइनली वेव का एनर्जी चार्ज क्या होता है, जीरो होता है फाइनली, यानी यहाँ पे जीरो। और इनिशियली आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियली हम देख सकते हैं आपका माइनस और प्लस ई बराबर क्या हो गया, जीरो। इसको बोलते हैं आपका एनिहिलेशन, मतलब खत्म हो जाना मिल करके, ठीक है। एनिहिलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एनिहिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करते हैं तो क्या होता है। चार्ज के कंजर्वेशन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का 235 अनस्टेबल होता है
आपका 238 जो होता है वो स्टेबल होता है हल्का, ये ज़्यादातर यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बम, न्यूक्लियर बम वगैरह इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो 235 और ये 92, जब इस पर एक न्यूट्रॉन का हम लोग बम्बार्डिंग करते हैं, न्यूट्रॉन के इनके न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन दो नया आपका एलिमेंट्स फॉर्म करता है, ठीक है। साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर आता है और एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है। तो बेरियम आपका, क्रिप्टन जो होता है वो आपका 36 होता है, इसका 56 होता है, 141 इसका मास होता है, इसका होता है 92। तो अगर मास देखें एक तरह से, इनिशियली ये हो जाएगा इनिशियली, और इधर हो जाएगा आपका फाइनली। तो इनिशियली में मास अगर हम देखें, मास अगर देखें टोटल मास, तो 235 प्लस आपका हो जाएगा 236 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी मास देखें 141 प्लस 92 और प्लस 3 इधर से हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 236। उसी तरह हम लोग अगर चार्ज भी देख सकते हैं, 92 आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, इधर चार्ज जीरो है तो इसमें जोड़ेंगे अगर तो 56 प्लस 36 आपका 92 हो जाएगा, यानी कि मास भी कंजर्व, चार्ज भी कंजर्व। तो हर हालत में चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, वो हमेशा एक बड़ी से दूसरे बड़ी में ट्रांसफर हो जाता है, जिस तरह से मास आपका दूसरे रूप ले लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब होता है चार्ज अगर मोशन में आए तो वो वेरी नहीं करेगा, मतलब होगा वो डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपका कुछ ऐसा चार्ज, जैसे चार्ज डेंसिटी या मास की हम बात करें तो मोशन में आने से क्या होता है, उसका मास जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। मतलब होगा चार्ज चार्ज इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस is independent but चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी एंड मास वो आपका जब मोशन में आएगा तो क्या होता है, मोशन के साथ साथ स्पीड आने पे, स्पीड इंक्रीज करने पे, ठीक है ना, इंक्रीज कर जाता है, यानी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑन इट्स स्पीड एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। तो चार्ज जो होता है किसी फ्रेम में के साथ क्या होता है, किसी फ्रेम के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो चार्ज वेरी नहीं करता है, मोशन में रहे किसी भी स्थिति में रहे आपका वेरी नहीं करेगा। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला प्रॉपर्टीज है, एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज है, एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है। अगर ये स्पीड अगर जीरो है, रेस्ट में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है ये, ठीक है। और जैसे ही ये मोशन में आ जाए भी कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलेरेशन जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये चार्ज बड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। यही चार्ज बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना लगता है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से अगर नहीं मोशन करे, यानी कि वेरिएबल स्पीड से मोशन करे, एक्सेलरेट आपका, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर जाए ये चार्ज बॉडी, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आपका एनर्जी भी रिलीज करता है, रेडिएट्स करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, EMW, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगला प्रॉपर्टीज है, like charges repel each other while